हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट साइंस कवर करने जा रहे हैं और पूरे जितना 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसको पूरा कवर करेंगे, इंक्लूडिंग पेडागॉजी ऑल्सो। तो पेडागॉजी भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ और मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ गिवन बिलो। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हमको दिया है, आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर पोजीशन है यहाँ पर, और और एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है ग्राफ इसका। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है मतलब पोजीशन और टाइम जो है यहाँ पर आपको यूनिफॉर्मली इसका जो है स्पीड चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में इसका बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते जाओ तो आप देखेंगे कि जितना पोजीशन आपका जितना टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे ही आपका बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है तो वो जीरो एक्सेलरेशन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जीरो एक्सेलरेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सन इज विजिबल अ लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अनटिल अ लिटिल आफ्टर एक्चुअल सनसेट, दिस इज ड्यू टू। तो जो हमें सूरज जो दिखता है थोड़ा देर बाद में दिखता है, एक्चुअल में सूरज की जो लाइट है वो हम तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं। तो इसके बाद जो है, लेकिन जो हमें सनलाइट जो लेट पहुंच रहा है उसके वजह से सनराइज एक्चुअली जो है पहले ही हो चुका होता है। तो ये किस लिए होता है, तो एक तो है कि आपका जो है एक्चुअल में 8 मिनट पहले ही सनराइज हो चुका होता है, लेकिन लाइट 8 मिनट बाद हम तक पहुंचती है, तब हमें दिखता है कि हाँ सनराइज हुआ है। तो एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। सूरज जो है जब मॉर्निंग में आप देखेंगे तो थोड़ा हमें जो है लेट दिखता है। तो इसकी जो वजह है बेसिकली यहाँ पर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज रिफ्लेक्शन वगैरह तो मिरर में होता है, और स्पेस में या फिर एटमॉस्फेयर में कोई ऐसा मिरर जैसा कुछ चीज़ नहीं है। और पोलराइजेशन एक दूसरा ही कॉन्सेप्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है रिफ्रैक्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राई आइस यूज टू प्रिजर्व फूड यूजिंग नॉन साइक्लिक रेफ्रिजरेशन इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ। अब यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो फ्रेंड्स जो ये ड्राई आइस होता है हमारा, ये एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागॉजी से है। व्हेन अ टीचर आस्क अ क्वेश्चन दैट स्ट्रीट इलेक्ट्रिक पोल्स आर पेंटेड विथ एल्युमिनियम पेंट बिकॉज द पेंट, इसके बाद आगे का स्टेटमेंट नहीं दिया है, देन ही वांट्स टू मेजर विच डोमेन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली एक क्वेश्चन एक थोड़ा सा हिंट दिया है हमको कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, तो टीचर क्या मेजर करना चाहता है। तो देखो यहाँ पर जो है स्ट्रीट इलेक्ट्रिक पोल दिया हुआ है और वो पेंट किया हुआ है, एल्युमिनियम पेंट मारा हुआ है इस पर। तो बिकॉज एल्युमिनियम पेंट क्यों मार रहे थे, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों, और दूसरा चीज़ है कि एल्युमिनियम यूज किया जा रहा है पेंट करने के लिए। तो मतलब यहाँ पर जो है बेसिकली हम गेस कर सकते हैं कि टीचर क्या पूछना चाहता है। तो बेसिकली क्या एक्चुअली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये क्वेश्चन पूछने के पीछे। तो पहला ऑप्शन है अफेक्टिव डोमेन एंड रिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव्स, साइकोमोटर डोमेन एंड फिजिकल एबिलिटीज़। नहीं, देखो फिजिकल एबिलिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी बच्चे क्या ही कर लेंगे। कॉग्निटिव डोमेन एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला। क्योंकि देखो यहाँ पर वह बौद्धिक क्षमता मीन्स कॉग्निटिव जो बच्चे का डोमेन है वो टेस्ट करना चाहता है कि अगर स्ट्रीट इलेक्ट्रिक पोल को पेंट कर रहे हैं एल्युमिनियम से तो क्यों कर रहे हैं, और हम लोग एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन हो गया एल्युमिनियम का, ये जो आपका ये एप्लीकेशन एल्युमिनियम का हो गया। और वो क्यों एल्युमिनियम कर रहे हैं, इससे हमारा हमारा जो है बुद्धि से, हमारा जो है कॉग्निशन से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दिया है, द ओनली 2 नॉन सिल्वरी मेटल्स आर कॉपर एंड एयू। हाँ ठीक है। और ये आपका हॉट पेपर्स गेट देयर हीट फ्रॉम कैप्सिसिन।
तो ये भी सही है कि जो कैप्साइसिन होता है वो ऑर्डरलेस कलरलेस एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो हॉट पेपर्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो हमें थोड़ा हॉट फील होता है। और बीस स्टिंग्स आर अल्कलाइन, ये गलत है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट एंड 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट हार्मोन वॉज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया। तो ये बहुत ही फेमस हार्मोन्स जो हम बाहर से लेते हैं, दैट इज इंसुलिन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इंसुलिन जो है ये जो फर्स्ट हार्मोन जो आर्टिफिशियली बनाया गया, जो शुगर के मरीज को भी दिया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर जो है पूछा है कि कोलेस्ट्रॉल जो है कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है। इसमें ऑप्शन है इंटेस्टाइन, फिर है आपका लीवर, फिर इसके बाद है आपका लंग्स एंड किडनीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लीवर। तो लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे वेन्स में, आर्टरी में जाके धीरे धीरे जमा होता रहता है और वो हार्ट अटैक का बहुत बड़ा रीज़न बनता है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन हैविंग अ साइंटिफिक एटीट्यूड। तो किसी के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड है, हम उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके गुणधर्म क्या है। तो बेसिकली ही विल बी ओपन माइंडेड, सही बात है। अगर साइंटिफिक एटीट्यूड चाहिए तो आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, हर एस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा, किसी भी इवेंट के बारे में हर एस्पेक्ट से उसको सोचना पड़ेगा। ही हैज़ स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी, ऑब्वियसली जागरूकता होनी चाहिए और जानने की इच्छा होनी चाहिए, तो ये भी सही है। ही अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड इन हिज थिंकिंग एंड वर्किंग, सही बात है। अगर साइंटिफिक एटीट्यूड चाहिए तो साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऑल ऑफ द अबव, इसमें से सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम 1 में देखो क्या लिया है, लाइटेस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट, लिक्विड मेटालिक एलिमेंट, मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट, नॉन मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो ग्रेफाइड है, ये चौथा वाला। तो देखते हैं, आप देखो यहाँ पर ग्रेफाइड आ गया, मतलब जो है आपका डी का जो बी हो जाएगा। और लाइटेस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट, तो नॉन मेटालिक एलिमेंट यहाँ पर लाइटेस्ट के फॉर्म में पूछा है। अगर ये डिफिकल्ट लगता है तो हम दूसरे ऑप्शन की तरफ भी जाके देख सकते हैं, लिक्विड मेटालिक एलिमेंट या फिर मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट। तो मोस्ट मैलिएबल देखो यहाँ पर गोल्ड है, तो गोल्ड बेसिकली इसीलिए बहुत मैलिएबल होता है, इसलिए इसके बहुत सारे ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी बनते हैं। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन सही मैच कर जाता है तो भी आप जो है गेस कर सकते हैं आंसर। तो जैसे यहाँ पर देखो सी का क्या है, ए है, तो सी का ए कहाँ है, तो यहाँ पर मेरे पास सी का जो है ए चारों ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन है नॉन मेटल विच इज़ बेस्ट कंडक्टर, तो ग्रेफाइट। तो यहाँ पर डी का जो है बी, तो डी का बी एक मुझे ये वाला दिख रहा है और दूसरा डी का बी कोई नहीं दिख रहा है। तो ये तो हो गया मेरा। अच्छा चलो और भी टेस्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर लाइटेस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट, ठीक है, और नॉन में देखो यहाँ पर ये जो सिल्वर है, सिल्वर तो मेटल होता है, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका मतलब जो है कि जो आपका ये लाइटेस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट हाइड्रोजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल में पहला ही एलिमेंट है और नॉन मेटालिक भी है, तो सबसे हल्का एलिमेंट यही है। तो देखो ए का हो गया आपका सी, तो यहाँ पर जो है बेसिकली ए का यहाँ पर सी, देखो तो ये 4 वाला ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, ए का सी, ए का सी, और बी का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बी का हमारा क्या हो गया, डी। बी का डी लिक्विड मेटालिक एलिमेंट, तो ये सिल्वर हो जाएगा। तो बस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैमल्स हैव डबल सर्कुलेशन, इट मीन्स दैट। अब मैमल्स के पास जो है डबल सर्कुलेशन होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हार्ट चैम्बर रिसीव बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये तो सही है। आगे भी देख लेते हैं। द ब्लड सर्कुलेट्स विद डबल स्पीड, स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जो देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल एसोसिएटेड टू एवरी ऑर्गन, नहीं ये भी ज़रूरी नहीं है। द ब्लड वेसल आर पेयर्ड, नहीं। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो अगर किसी को डायग्नोस करना है, मेथड फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनालिटी, अगर किसी का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो उसका बेस्ट मेथड क्या है? कंस्ट्रक्शन टेस्ट? नहीं, कंस्ट्रक्शन टेस्ट से तो कुछ नहीं होगा अगर किसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पेपर पेंसिल टेस्ट? नहीं, ये तो एकदम ही गलत है। पर्सनालिटी इन्वेंटरीज एंड थेरेपीज, हाँ ये सही है। और इंटरव्यू से पर्सनालिटी डिसऑर्डर ठीक नहीं होता है। तो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज और थेरेपीज वगैरह करने से किसी का अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहता है कि वो डिसऑर्डर जो है ख़त्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन वर्ब ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट। तो यहाँ पर एक्शन वर्ब पूछा है। तो अगर आपको एक्शन वर्ब के बारे में समझना है तो इंग्लिश का जो है मेरा वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, तो वहाँ से भी आप जाके देख पूरा समझ सकते हैं कि एक्शन वर्ब का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट देखो क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पर नॉलेज ऑब्जेक्टिव, तो ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट्स जो एक्शन वर्ब आपका जो है ये, तो नॉलेज ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा। एनालिसिस ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, तो इसका जो है एनालिसिस में आता है ये। तो बेसिकली किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट तो ये एनालिसिस ऑब्जेक्टिव में आता है जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर प्रिज्म रखा हुआ है। फॉर मिनिमम डेविएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो फ्रेंड्स, इसमें जो है लाइट वाले केस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में से, सीटेड अगर आप देखेंगे तो। और दूसरा चीज़ कैसा है कि इसमें थोड़ा हायर लेवल के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे आप ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म में जो है यहाँ पर पूछा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल फॉर मिनिमम डेविएशन। सो दे आर आस्किंग फॉर मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन कब होगा? तो मिनिमम डेविएशन ये होगा कि जो ये इंसिडेंट रे है या फिर जो है आपका ये इमरजेंट रे। देखो ये जो है इंसिडेंट रे, फिर ये पार्ट जो है, एक मिनट में आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो ये वाला जो रेड पार्ट है ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये वाला जो पार्ट है वो रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये वाला जो ब्लैक लाइन हो गया ये इमरजेंट रे है। तो अगर आपको जो है मिनिमम डेविएशन चाहिए तो ये इंसिडेंट रे या फिर इमरजेंट रे, ठीक है, दोनों हॉरिजॉन्टल रहेंगे तो मिनिमम डेविएशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है पी क्यू इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये ऑप्शन फिलहाल के लिए अभी के लिए तो सही है। क्यू आर इज हॉरिजॉन्टल, क्यू आर का तो कोई ये नहीं है, डेविएशन का इंसिडेंस या फिर इमरजेंस से रिलेशन होता है। आर एस इज हॉरिजॉन्टल, तो ये भी सही है, आर एस भी हॉरिजॉन्टल। आइदर पी और आर एस इज हॉरिजॉन्टल, दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर ऑप्शन की बात करूँ मैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका आंसर होगा वो होगा आइदर पी क्यू और आर एस इज हॉरिजॉन्टल। मतलब या तो इंसिडेंट रे या फिर इमरजेंट रे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जामिनेशन मार्क्स विल रिजल्ट इन स्टूडेंट्स लर्न एंड फॉरगेट सिंड्रोम, फॉरगेट एंड लर्न सिंड्रोम। अच्छा देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर ज़्यादा हम एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस देंगे, तो बहुत अगर प्रेशराइज करेंगे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बच्चों के, तो उससे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तो देखो अगर ज़्यादा वो स्ट्रेस में पढ़ेगा तो लर्न तो कर लेगा लेकिन फिर कुछ देर बाद भूल जाएगा, तो ये इसको सिंड्रोम हो जाएगा। फॉरगेट एंड लर्न ये तो पूरा उल्टा स्टेटमेंट है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी अमंग स्टूडेंट्स, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ए और सी है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड वाला है ये ए और सी है। तो इसलिए ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा मार्क्स को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, बल्कि नेचुरल वे से जो हम नॉलेज गेन कर सकते हुए हमें ज़्यादा दिन तक याद रहता है, ज़्यादा हम उसको अच्छे से अप्लाई भी कर पाते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए एग्ज़ाम पर जो है ज़्यादा फोकस करना बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होता है और सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज इज स्टेब्लिश्ड बाय अकरेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल इन ब्लड, ब्लड प्रोटीन लेवल। तो इसमें देखो यहाँ पर जो हमें डायबिटीज़ का जो होता है वो बेसिकली उसका
कॉज क्या है। तो ये जो डायबिटीज़ कई रीजन से इस्टेब्लिश हो सकता है हमारे बॉडी सिस्टम में। जैसे कि एक तो ये अकरेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, ये एकदम सही है कि अगर शुगर लेवल हमारे यूरिन में बढ़ जाता है तो भी डायबिटीज़ है। एंड ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली तो भी डायबिटीज़ है। इंसुलिन लेवल इन ब्लड, तो इंसुलिन लेवल जो है वो भी फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि हमें डायबिटीज़ है कि नहीं है। एंड ब्लड प्रोटीन लेवल, तो ब्लड प्रोटीन लेवल का इससे कुछ प्रोटीन का कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। दैट इज शुगर इन यूरिन, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाना या फिर इंसुलिन लेवल जो है चेंज हो जाना ब्लड में, तो इसकी वजह से हमें जो है डायबिटीज़ हम पता लगाते हैं और ये सब कॉज है उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। तो साइंस के क्या कहते हो, ऐसे कुछ इजी क्वेश्चन रहते ही रहते हैं सीटेड में। इट इज़ ऑब्जेक्टिव, सही बात है। इट इज़ सब्जेक्टिव, नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। एंड थर्ड वाला पहले देख लेते हैं। इट इज़ ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनोमिना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनोमिना विच लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ रिलायबल नॉलेज। ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझे ये फोर्थ वाला लग रहा है, तो इसीलिए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, जो है ये फोर्थ वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दैट इज साइंस इज, साइंस का एक कोई भी थियरी देख लो या फिर कोई भी फॉर्मूला देख लो या फिर कोई भी साइंस का कॉन्सेप्ट देख लो, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, हम क्या पता लगा रहे हैं, उसमें लॉजिक भी होता है और सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एनालिसिस तो बहुत ही ज़रूरी होता है उस फिनोमिना का, जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं। एंड विच लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ रिलायबल नॉलेज, और उसको हम लोग जो है उससे एक करेक्ट नॉलेज नेचर के बारे में जो भी हम गेन करते हैं। बाद में इसमें एक ऑप्शन और भी होता है एप्लीकेशन, क्योंकि हम अप्लाई भी करते हैं, फिर हमें जो भी नॉलेज मिला ये सब स्टडी करके तो उसको हम अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। About the Curie temperature, the susceptibility of a ferromagnetic substance varies directly as the absolute temperature, inversely as the absolute temperature, inversely square absolute temperature, directly as the square of absolute temperature। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली इसका इन्वर्सली एज द एब्सोलूट टेम्परेचर। तो ससेप्टिबिलिटी को एक जो है काई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/T होता है। दैट इज T मतलब एब्सोलूट टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हालांकि कहीं कहीं जो है आपको जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ मिलेगा, जो कि एब्सोलूटली रॉन्ग आंसर है, ये बिल्कुल नहीं होता है। ससेप्टिबिलिटी अगर टेम्परेचर जो है बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी कम होता है। तो जैसे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मतलब जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, और भी टाइप के मटेरियल होते हैं हमारे पास, लेकिन वो जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, वो भी मैग्नेटिक ही होते हैं। लेकिन फेरोमैग्नेटिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये धीरे धीरे पैरा मैग्नेट में कन्वर्ट होते जाते हैं, मतलब इनकी ससेप्टिबिलिटी जो है कम होती जाती है। तो देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज 2, inversely proportional. Which of the following ways you as a science teacher adopt to analyze the achievement test data of your student? तो कौन कौन सा जो है वेज हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज, ठीक है आगे देखते हैं। लर्निंग आउटकम वाइज, हाँ ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। रिस्पॉन्स इन MCQ, और यहाँ पर जो है आपका चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो मेरे ख्याल से विच ऑफ द फॉलोइंग वेज साइंस टीचर अडॉप्ट टू एनालाइज द अचीवमेंट टेस्ट डेटा ऑफ योर स्टूडेंट, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। इमेज इज फॉर्म्ड फॉर द शॉर्ट साइटेड पर्सन एट, तो शॉर्ट साइटेड पर्सन का जो इमेज बनता है, तो जैसे रेज ऑफ लाइट आँख में इंटर करते हैं तो बिफोर द रेटिना बनता है। सपोज जो है सपोज ये आँख है, ठीक है, लाइट रेज का कुछ इमेज जो है यहाँ पर बनता है, रेटिना जबकि यहाँ पर होता है। ये जो ब्लैक कलर का मैं बना रहा हूँ ये रेटिना है, तो रेटिना में पड़ता है तो हमें क्लियर दिखाई देता है। लेकिन शॉर्ट साइटेड आदमी को जो इमेज बनता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, और फार साइटेड आदमी को रेटिना यहाँ पे
क्लियर रेटिना पीछे बनता है। तो ऐसे केस में दोनों केस में दिखाई नहीं देता। हमें कोई भी चीज़ तब अच्छे दिखाई देगी जब उसका इमेज हमारी आँखों के रेटिना पर बनता है। तो शॉर्ट साइटेड के केस में जो है ये बिफोर रेटिना होता है और फार साइटेड केस में ये आफ्टर रेटिना होता है, बिहाइंड द रेटिना आप बोल सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन फार साइटेड के लिए, लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बिफोर रेटिना है। देयर शुड बी कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक असेसमेंट विच with much less weightage to the annual examination is the strong recommendation of। तो किसने recommend किया था कि कंटिन्यूस और पीरियोडिक असेसमेंट, और लेकिन वो जो कंटिन्यूस और पीरियोडिक असेसमेंट हो रहा है उसका वेटेज जो है एनुअल एग्जाम में कम होना चाहिए। ये सीधा सीधा करेक्टरिस्टिक है, ये सीधा सीधा NCF 2005 में जो है इसको जो है recommend किया गया था। When you are finished using Bunsen burner, you should लीव इट फॉर नेक्स्ट पर्सन। नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर बंसन बर्नर जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, तो अगर आपने यूज कर लिया तो सीधी सी बात है, जैसे हम लोग घर में गैस यूज करते हैं, यूज हो गया तो उसको बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, लेकिन किसी दूसरे पर्सन के लिए नहीं छोड़ देना है। बंसन बर्नर लैबोरेटरी में कभी कभी बहुत डेंजरस भी हो जाता है, तो वहाँ पर हमें दूसरों के लिए छोड़ के समाज सेवा नहीं करनी होती है। तो ऐसे केस में उसको बंद करना अच्छा रहता है। दूसरा क्या देखते हैं ऑप्शन, पुल ऑफ द होज कनेक्टेड। नहीं, होज तो बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ठीक है, नहीं तो पूरा डिसमेंटल कर दो पूरा जो सिस्टम है। तो पाइप वगैरह नहीं खींच के बंद करना है। कवर द बर्नर विथ इन्वर्टेड बीकर। नहीं, ये सब दुनिया भर का एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा देखो, चौथा ऑप्शन बहुत करेक्ट है, टर्न ऑफ द गैस। सीधी सी बात है, गैस ही बंद कर दो तो आपका जो है आग उग लगने का डर नहीं रहेगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉर्म ऑफ। तो मोस्टली जो सेलुलोज मेन पार्ट, जैसे गाय भैंस होती है वो जो है घास खाते हैं, तो घास में सेलुलोज होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, लेकिन जो एनिमल्स में, प्लांट्स में जो स्टोर होता है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। जैसे हमारे इंसान के अंदर जो है ये स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में जो मेन सब्सटेंस, जो मेन एलिमेंट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट बच्चों ये जो है ये एनर्जी गिविंग, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि ये एनर्जी गिविंग कंपाउंड होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है ये स्टार्च और ग्लूकोज है, सॉरी ग्लाइकोजन है। और अगर ये बात करते हैं इंसान के, जैसे ह्यूमन बींग में, तो ह्यूमन बींग में कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च और शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू मरीन एनिमल सर्वाइव इन वाटर विदाउट एयर कॉन्टैक्ट। तो देखो मछलियाँ तो पानी के अंदर होती हैं, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में होती नहीं है, तो और उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन चाहिए होता है। विद द हेल्प ऑफ गिल्स, अपने फेफड़ों से वो जो है पानी को पास करा के ऑक्सीजन उसमें से ले लेती हैं। तो गिल्स तो उनको ऑक्सीजन तो चाहिए होता है, ये तो क्लियर है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। और दूसरा है दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। सही बात है, ऑक्सीजन जो है जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो वाटर में घुल जाता है, घुला मिला रहता है, तो उसी से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। दे ओनली प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन देयर बॉडी। नहीं, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते वो। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर प्लांट। अब देखो वाटर प्लांट जो है हर जगह तो नहीं होते पानी में, तो जहाँ नहीं होते क्या वहाँ पर मछलियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पर ही मछलियाँ होती हैं। तो दे डोंट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर प्लांट, एक्चुअली दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। पानी से ही उनको जो है, और पानी में जो ऑक्सीजन मिक्स रहता है उसी वही लेके वो अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस फेयर फॉर द स्टूडेंट। तो साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है। साइंस फेयर, साइंस का जो हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं टीचर्स साइंस के स्कूल में, तो ये इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट साइंस, ठीक है। टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन साइंस, ठीक है, ये भी एक काम हो जाता है और अवेयरनेस तो हो ही जाता है साइंस के बारे में। एंड सी ऑप्शन इज टू अंडरस्टैंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस बाय वर्किंग मॉडल। ये भी सही है, तो मुझे तीनों सही लग रहा है। यस, तो ये ऑल ऑफ दीज ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4। बॉयल सजेस्टेड सम प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, चूज द करेक्ट सेट ऑफ देम। तो एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो उसमें देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, सोर टेस्ट, सही बात है। कोरोसिव, सही बात है, कोरोसिव नेचर भी होता है एसिड का। चेंज ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू, नहीं रेड टू ब्लू नहीं बल्कि ब्लू टू रेड होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सोर टेस्ट, सही बात है, कोरोसिव।
चेंज ऑफ लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड, ये तो सही है। फिलहाल नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सोर टेस्ट स्लिपरी, नहीं स्लिपरी वगैरह ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं किया था। चेंज ऑफ लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला स्लिपरी वाला गलत हो गया। स्वीट टेस्ट, नहीं स्वीट तो बिल्कुल भी नहीं होता, और टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। सोर होता है इसका टेस्ट, कड़वापन होता है थोड़ा उसमें। स्लिपरी बिल्कुल नहीं होता, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर सर्व एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट हार्मफुल। अब देखो ओजोन लेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, इस पर तो क्वेश्चन आता ही रहता है और हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है। तो ओजोन लेयर जो ये है बेसिकली वो अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओजोन जो गैस होता है उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो O3 होता है। तो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, और साथ ही साथ जो है ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आते हैं तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिससे कि लाइफ जो है अर्थ पर एग्जिस्ट कर पाती है। अदरवाइज अगर कंटिन्यूस ये यूवी रेज अगर पड़ते रहेंगे तो ना कोई प्लांटेशन होगा, ना ही कोई जो है लाइफ एग्जिस्ट करेगा। तो और इसका जो रेंज होता है वो 16 से 25 किलोमीटर के बीच में, मतलब धरती से आप 16 किलोमीटर ऊपर जाओ वहाँ से ओजोन लेयर स्टार्ट होता है और 25 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। तो उतना दूर उतना मोटाई में फैला होता है। हालांकि कहीं कहीं इसमें होल भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग और जो हमारा कार्बन एमिशन हो रहा है। तो ये हो गया ओजोन वाला क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं। Appropriate tools and techniques for assessing co-scholastic aspect of learners include multiple choice question, pen pencil test, checklist, observation schedule and anecdotal record with portfolio project। देखो यहाँ पर क्या पूछा, co-scholastic aspect अगर आपको लर्नर का चेक करना है, असेस करना है, तो अब co-scholastic जहाँ तक बात आ जाता है तो यहाँ पर जो है चेकलिस्ट हो जाता है उसमें, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल हो गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट विथ पोर्टफोलियो। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। को-स्कॉलस्टिक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से क्या ही आप पता कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पेन पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट, इससे भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ प्रोजेक्ट देंगे, प्रोजेक्ट से भी कुछ नहीं होने वाला है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली कि यहाँ पर हमें थर्ड वाला जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस। इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट आर जस्ट टचिंग ईच अदर। नहीं, ये तो गलत है। इट डिक्रीज अक्रॉस पीरियड एंड इंक्रीज डाउन अ ग्रुप। तो ये इट क्या लिखा है, इट डिक्रीज, तो रेडियस जो होता है वो डिक्रीज होता है अक्रॉस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, और इंक्रीज डाउन अ ग्रुप, सही बात है। तो इसमें जो है दोनों में से जो है अब इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा है, तो इसमें ओनली 2 वाला करेक्ट है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 एटम, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द केमिकल नेम ऑफ, ये जो दिया है, एंड Fe3PO42, तो व्हाट इज इट्स केमिकल नेम, तो ये जो है बेसिकली इसको हम लोग कैडमियम परमैंगनेट कहते हैं, एंड दूसरा ये क्या है, फॉस्फेट है। तो इसको हम लोग जो है आयरन है, Fe3 मतलब आयरन हो गया, और ये फॉस्फेट, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है इसमें। तो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा, नेक्स्ट एक साइंस का पेपर और सॉल्व कराऊंगा, फिर मैथ्स का, ऐसे सारे पेपर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।